जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 21 का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करना है। इस टॉपिक को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी एंड मैस डिफेक्ट, या मैस डिफेक्ट पहले कर लें फिर बाइंडिंग एनर्जी कर लें। बच्चों, चैप्टर नंबर 21 जो न्यूक्लियर फिज़िक्स का चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली समार सिलेबस के मुताबिक 2021 के सिलेबस के मुताबिक ये जो चैप्टर है ये शुरू ही इस टॉपिक से हो रहा है। हाँ जी, टॉपिक का नाम क्या है? मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। लो बच्चों, इस टर्म को, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ना मैं आपको ज़रा कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। सबसे पहले देखें, न्यूक्लियॉन्स का लफ्ज़ इस टॉपिक में बड़ा इस्तेमाल होगा। व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स हम किसको कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स का काम क्या होता है? क्या चीज़ है न्यूक्लियॉन? तो न्यूक्लियॉन्स कहते हैं बच्चों न्यूक्लियर पार्टिकल्स को। न्यूक्लियर पार्टिकल्स का मतलब क्या है? ऐसे पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जैसे बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा पार्टिकल होता है? तो आंसर है न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियर जो पार्टिकल्स होते हैं जिसमें प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, इन दोनों के लिए ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए एक मुश्तरका लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उस लफ्ज़ को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है, आपने मैट्रिक में तो पढ़ा होगा एटॉमिक मास क्या होता है। तो बच्चों आप जानते हैं एटॉमिक मास कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास, बल्कि ये कहना चाहिए एटॉमिक मास नंबर, इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है ना, उसको हम कहते हैं बच्चों एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक मास नंबर चूँकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कहते हैं, इसलिए इनका एक और नाम होता है, इन्हें न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं बच्चों। दिस इज़ न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है जी। अब ज़रा देखें, किसी भी एलिमेंट में बच्चों, कोई भी आपके पास एलिमेंट होना, उस एलिमेंट, जैसे मेरे पास x एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट में नीचे एटॉमिक नंबर होता है, इसे z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर एटॉमिक मास होता है, इसे a से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एटॉमिक मास और चीज़ होता है, एटॉमिक मास नंबर और चीज़ होता है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर में अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आप गिनो कि किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन आ रहे हैं, कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं, इसे हम कहेंगे एटॉमिक मास नंबर। जैसे मैं मिसाल देता हूँ बच्चों, ये आपके पास क्लोरीन है ना, क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? तो आंसर है, क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर होता है 35। ये A इज़ इक्वल टू 35 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आंसर है Z इज़ इक्वल टू 19 एटॉमिक नंबर है इसका। और एटॉमिक मास नंबर इसका कितना है? तो आंसर है 35। अगर आप इसका एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास देखें ना, तो ये 35 नहीं होता, बल्कि ये एटॉमिक जो है इसका मास अगर देखा जाए, खाली एटॉमिक मास, तो वो 35 पॉइंट समथिंग होता है, अशारिया। किसी भी एलिमेंट का जो डेसिमल में पॉइंट्स में जो वैल्यू होती है ना, वो एटॉमिक मास की होती है। इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास, खाली एटॉमिक मास। दिस इज़ एटॉमिक मास। और जो अशारिये में नहीं होता, जो पूरा पूरा हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं, जैसे इसमें क्लोरीन में बच्चों, क्लोरीन में अगर बात करें तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? अच्छा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। 17 ये 17 है बच्चों। तो इसमें 17 प्रोटॉन है, यानी क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है। और इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? तो न्यूट्रॉन देखें, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो पीछे न्यूट्रॉन होता है। तो 35 माइनस 17, तो आंसर कितना निकलेगा? तो आंसर है, ये निकलेगा 18 न्यूट्रॉन। तो ये देखें, प्रोटॉन की तादाद 17 होती है क्लोरीन में, न्यूट्रॉन की तादाद 18 होती है। ठीक है बच्चों, न्यूट्रॉन की तादाद कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन की तादाद याद रखना, ये जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, ए में से Z को माइनस करेंगे, ये न्यूट्रॉन की तादाद निकल आएगी। ऊपर A है, नीचे से। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो अशारिये में होता है, डेसिमल में होता है। ठीक है, डेसिमल में, पॉइंट्स में होता है। लेकिन जो एटॉमिक मास नंबर होता है ना, नंबर, वो बच्चों फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, वो अशारिये में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता, वो प्रॉपर एक डिजिट होता है, डिजिट। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 16। लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? वो 16 पॉइंट समथिंग होगा।
ठीक है बच्चों, तो हम किसको डिस्कस करते हैं? हम एटॉमिक मास नंबर को डिस्कस करते हैं, जिसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। और ये किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। अच्छा बच्चा, अब इसके अलावा एक और चीज़ देखें ज़रा बच्चों। बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक को पढ़ने से पहले ना मैं आपको ज़रा कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, उसके बगैर हम बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक नहीं पढ़ सकते। हाँ जी, एक तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर ज़रा देखें बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर ना, न्यूक्लियस किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो आंसर है न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है जी बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर सेपरेट फॉर्म में हो ना, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर सेपरेट फॉर्म में हो, उनका मैस ज़्यादा होता है। और अगर ये मिलकर न्यूक्लियस बना देना तो इनका मैस कम हो जाता है। ये एक अजीबोगरीब किस्म का बिहेवियर देखा गया इस न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर, जो कि पहले कभी नहीं देखा बच्चों। पार्ट्स, ये फ़र्ज़ करें हीलियम है। हीलियम क्या होता है? हीलियम होता है 2-4, यानी इसका मतलब है कि हीलियम में बच्चों, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन है, और इसमें 2 न्यूट्रॉन है। देखें एटॉमिक मास नंबर इसका 4 है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कहता है अगर आप इनको अलग-अलग, ये 2 प्रोटॉन है, ये 2 न्यूट्रॉन है, अगर इनको अलग-अलग इनका मैस निकालें, फ़र्ज़ करें इस मैस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ m से। एक चीज़ कहता अगर मैं इन सारे पार्टिकल को, ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को मिक्स करूँ, ये ऐसे, अगर मैं इन सब को ऐसे मिलाकर एक न्यूक्लियस बना दूँ, वो जो न्यूक्लियस बनेगा, उस न्यूक्लियस के मैस को m' से रिप्रेजेंट करता हूँ। जब पार्टिकल्स सेपरेट थे बच्चों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स जब सेपरेट थे, मैंने तकड़ी पर रखा और उनका मैस निकाला। फ़र्ज़ करें कि उनका मैस है m। फिर मैंने इन सारे पार्टिकल्स को, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को कंबाइन किया, और इनको कंबाइन करने के बाद मैंने एक न्यूक्लियस बनाया। उस न्यूक्लियस को मैंने तकड़ी पर रखा तो उसके मैस को m' से रिप्रेजेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेपरेट थे, उनका मैस ज़्यादा था। कब? एज़ कम्पेयर टू जब उन्होंने मिलकर एक न्यूक्लियस बनाया। न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में मैस कम हो जाता है, जब पार्टिकल सेपरेट होते हैं तो उनका मैस ज़्यादा होता है। ये जो फ़र्क निकलेगा ना, देखो, बड़ी रकम m माइनस छोटी रकम m'। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जब न्यूक्लियॉन्स सेपरेट होते हैं, उनका मैस ज़्यादा होता है। जब वो मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, तो उनका मैस घट जाता है। ये मैस ज़्यादा था, ये मैस कम हो गया। अच्छा, अब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में बच्चों, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में जो मैस कम होता है, इस मैस में कितना फ़र्क है? तो आप बड़ी रकम में से m' माइनस कर दें। ये जो फ़र्क है, इस फ़र्क को हम फिज़िक्स में डेल्टा m कहते हैं, और इसी का नाम होता है मैस डिफेक्ट। इसको हम कहते हैं मैस डिफेक्ट। ठीक है, तो व्हाट इज़ मैस डिफेक्ट? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेपरेट फॉर्म में होते हैं, उनका मैस ज़्यादा होता है। जब वो मिलकर न्यूक्लियस बना देते हैं, तो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में मैस हमेशा कम हो जाता है। हमने तकरीब पर आके देखा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन सेपरेट थे तो उनका मैस ज़्यादा, उन्हीं को कंबाइन किया, ऐसे जोड़ा, जब जोड़ के न्यूक्लियस बनाया, उस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में हमने देखा कि वो न्यूक्लियस को पूरी तकड़ी पे रख के हमने देखा। फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, 1 2 3 4, ये 4 पार्टिकल हैं, इनका मैस था 4। साथ कोई भी यूनिट हो सकता है, ग्राम या कुछ भी लिखें। फ़र्ज़ करें कि इनका मैस था 4 ग्राम, मिसाल के तौर। मैंने इन चारों को कंबाइन करके जब न्यूक्लियस बनाया, उस पूरे न्यूक्लियस को जब मैंने तकड़ी पर रखा तो उसका मैस निकला 3.8। अच्छा, अब ये मैस था कितना? 4, ये मैस 4 था, और ये मैस कितना निकला? 3.8। इसका मतलब जब ये पार्टिकल सेपरेट हों, इंडिविजुअल फॉर्म में हो, तो इनका मैस ज़्यादा होता है। जब ये मिलकर न्यूक्लियस बनाएं तो इनका मैस कम हो जाता है। ये जो मैस में फ़र्क निकलता है, इस फ़र्क को हम फिज़िक्स में कहते हैं मैस डिफेक्ट। ठीक है, तो फिर मैस डिफेक्ट की जगह डेफिनेशन बनाई जाए तो कैसे बनाएंगे? व्हाट इज़ मैस डिफेक्ट? तो मैस डिफेक्ट हम लिखेंगे द डिफरेंस, जी बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन
हाँ जी, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल mass ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या यूँ लिख लें इसकी जगह, टोटल mass ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल mass ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ब्रैकेट में लिख लें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल mass ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड द mass ऑफ न्यूक्लियस is called mass defect। जी बच्चों समझ लग रही? द डिफरेंस बिटवीन द टोटल mass ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड द mass ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड mass defect। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब सेपरेट होते हैं, जब ये सेपरेट होते हैं तो इनका mass ज़्यादा होता है, और जिस वक्त बच्चों ये सेपरेट होंगे इनका mass ज़्यादा होगा, और जब ये मिलकर न्यूक्लियस बनाएंगे तो इनका mass कम हो जाएगा। न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में हमेशा mass घटता है, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में ये याद रखें mass हमेशा कम हो जाता है। अभी बताऊंगा क्यों कम होता है। ये जो mass न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में कम होता है ना, इसी को हम फिज़िक्स में mass डिफेक्ट कहते हैं या mass डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? डेल्टा M इज इक्वल टू M, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सेपरेट mass है, और उसके बाद M डैश, और ये किसका mass है? आंसर है ये mass है न्यूक्लियस का। तो बच्चों न्यूक्लियस का mass और आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो सेपरेट mass है, इसमें जो फ़र्क है, इस फ़र्क को हम फिज़िक्स में कहते हैं mass डिफेक्ट, डेल्टा M से रिप्रेजेंट करें। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ, हाँ जी, अगर मैं यहाँ से डेल्टा M की प्रॉपर इक्वेशन बनाऊँ तो किस तरह से बनेगी? तो देखो बच्चों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का mass कैसे निकालते हैं? तो आंसर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, देखें डेल्टा M इज इक्वल टू, ये जो M है, इस M का मतलब क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का mass है। हाँ जी, टोटल mass ऑफ प्रोटॉन, टोटल mass ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? तो आंसर है Z का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही कहते हैं ना एटॉमिक नंबर। MP का मतलब है एक प्रोटॉन का mass, MP का मतलब है एक प्रोटॉन का mass, एक प्रोटॉन का mass MP है। कितने प्रोटॉन है? 2 3 4 5, तो किसी एलिमेंट में प्रोटॉन की तादाद कितनी होती है? आंसर है एटॉमिक नंबर Z। तो ZMP का मतलब हो गया टोटल mass ऑफ प्रोटॉन प्लस, बच्चों अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? आंसर है एटॉमिक mass में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें A माइनस Z, ये बताया था। न्यूट्रॉन होते हैं A माइनस Z, न्यूट्रॉन की तादाद होती है A माइनस Z के इक्वल होते हैं बच्चों न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक mass में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया जाए तो ये न्यूट्रॉन बनते हैं। ठीक है, तो A माइनस Z ये न्यूट्रॉन हो गए। Mn क्या है? तो आंसर है Mn आपके पास है, दिस Mn इज इक्वल टू एक न्यूट्रॉन का mass, A माइनस Z इंटू Mn, इसका मतलब हो गया टोटल mass ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ जी, माइनस ये आपके पास आ गया न्यूक्लियस, लो ZMP प्लस टोटल mass ऑफ प्रोटॉन, बच्चों टोटल mass ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z Mn, टोटल mass ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M न्यूक्लियस। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का mass सेपरेटली मेजर किया जाता है ये ज़्यादा होता है, और जब ये मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं यही चीज़ें, तो इनका mass कम हो जाता है। ये जो mass में फ़र्क निकलता है, बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करें, ये जो फ़र्क निकलेगा, इस फ़र्क को हम फिज़िक्स में कहते हैं mass डिफेक्ट। दिस इज़ mass डिफेक्ट, इसे डेल्टा M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज़ डेल्टा M।
अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मैथ्स जाता कहाँ है? सारी ज़िंदगी पढ़ते रहे हैं कि ये मार्कर है ना बच्चों, अगर मैं इस मार्कर का मैथ्स है 100 ग्राम, अगर मैं इसके 3 टुकड़े करूँगा, 3 टुकड़ों का इक्वल टुकड़े करूँ तो 3 टुकड़ों का वज़न निकालूँ तकड़ी पे रख के तो 33 ग्राम निकलेगा, तो 33.3 ग्राम निकलेगा। एक तरफ मैं मार्कर रखूँ, एक तरफ उसके 3 टुकड़े रखूँ तो तकड़ी बराबर होगी, क्योंकि जो होल चीज़ होती है वो अपने जुज़ के बराबर होती है। ये हमेशा दुनिया का असूल है। द होल इज़ इक्वल टू इट्स पार्ट। जो होल होता है ना, पूरा ऑब्जेक्ट, वो अपने पार्ट्स के इक्वल होता है। न्यूक्लियस का केस में ऐसा नहीं होता है। पूरा न्यूक्लियस का मैस कम होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मैस जो सेपरेट होते हैं उनका मैस ज़्यादा होगा। यही तो मैस डिफेक्ट है। ये मैस जाता कहाँ है? आंसर है आइंस्टाइन की एक इक्वेशन आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, E इज़ इक्वल टू mc²। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हाँ जी, E इज़ इक्वल टू mc²। असल में जो एनर्जी और मैस है ना, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। हाँ जी, एनर्जी और मैस एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल नज़र नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ऊपर की। एनर्जी एंड मैस आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। ठीक हो गया जी, एनर्जी और मैस एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं। हाँ जी बच्चों, जितना मैस कम होगा किसी भी बॉडी का मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बच्चों कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है। जी बच्चों, जी ज़रा देखिए अब जी। अच्छा बच्चों, अब आपने पढ़ा है कि डेल्टा M इज़ इक्वल टू ZMP, ये टोटल प्रोटॉन का मैस, प्लस A माइनस ZMN, ये टोटल मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M न्यूक्लियस। यही पढ़ा है ना, मैस डिफेक्ट का फार्मूला। आइंस्टाइन ये कहता है एनर्जी और मैस दोनों हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें, एक का यूनिट जूल है, एक का यूनिट किलोग्राम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। मैस बच्चों एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर कोई चीज़ बड़ी हाई वेलोसिटी से मूव करे ना तो उसका सारा मैस बिखरेगा, एनर्जी बन जाएगा। और एनर्जी कंडेंस फॉर्म में मैस के इक्वल होती है। यानी एनर्जी मैस हैं तो डिफरेंट क्वांटिटीज़, लेकिन ये है कि सिक्के के दो रुख हैं, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इससे पहले फिज़िक्स में, पूरी फिज़िक्स में कोई सी दो क्वांटिटीज़ ऐसी नहीं थी जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हों, डिफरेंट हो और आपस में कन्वर्ट हो सके। बच्चों ऐसा नहीं होता। वो एक का यूनिट किलोग्राम है, एक का यूनिट जूल है। किलोग्राम एक अलग चीज़ है, जूल वाली रकम एक अलग है, लेकिन फिर भी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ये अनोखी चीज़ थी, तभी हम इस दुनिया में इस इक्वेशन को सबसे बड़ी इक्वेशन मानते हैं तो दोनों डिफरेंट चीज़ें लेकिन एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट। तो आइंस्टाइन की इस इक्वेशन के बाद फिर हमें पता चला कि न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में जो मैस कम होता है ना, वो असल में किस में कन्वर्ट होता है? तो आंसर है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये मैस किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। तो अगर मैं इस मैस से एनर्जी बनाऊं तो M को किससे ज़रब देनी है? c² से ना। इस डेल्टा M को c² से ज़रब दो जी, डेल्टा M c² इज़ इक्वल टू, इधर भी ज़रब देंगे, ZMP c² प्लस A माइनस Z इंटू MN का मतलब एक न्यूट्रॉन का मैस, A माइनस Z का मतलब टोटल न्यूट्रॉन, तो टोटल मैस ऑफ न्यूट्रॉन c² माइनस M न्यूक्लियस इंटू c²। ये जो डेल्टा M मैस डिफेक्ट इंटू c² है, इसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल आ गई? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू ZMP c² A माइनस Z इंटू MN c² माइनस M न्यूक्लियस इंटू c²। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का बेसिकली फार्मूला फिर क्या हुआ? बाइंडिंग एनर्जी होती है मैस डिफेक्ट इंटू c²। ये देखिए बच्चों, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में जितना मैस घटता है बच्चों, डेल्टा मैस डिफेक्ट, ये मिसिंग मैस है, याद रखना, मिसिंग मैस, इसको मिसिंग मैस भी कहते हैं। वो मैस जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में खो गया है, कम हो गया,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने आपस में मिला, इनके मिलने से जो न्यूक्लियस बना उसमें इनका मैस कम हो गया था। कहता है जितना जितना इनका मैस कम हुआ है ना, वही मैस कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। ये मिसिंग मैस कहीं नहीं गया, बल्कि ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और इस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी की भी डेफिनेशन हम कर सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी की हम डेफिनेशन कह सकते हैं वो एनर्जी जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में रिलीज़ होती है। बच्चों याद रखना, रिलीज़, जब न्यूक्लियस बनता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि जब न्यूक्लियस बनेगा मैस कम हो जाएगा, जब मैस कम होगा तो ज़रूर वो एनर्जी में जाएगा, और वो एनर्जी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में बाहर निकलेगी। तो हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या है फिर? बाइंडिंग एनर्जी होती है बच्चों द एनर्जी रिलीज, हाँ जी, द एनर्जी रिलीज्ड, the energy released during the formation of nucleus, during the formation of nucleus, during the formation of nucleus, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग। न्यूक्लियस जब भी बनेगा ना, मैस कम होने से एनर्जी बनेगी, वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, इसी को तो हम फिजिक्स में बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा बच्चों याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे देखो ना, जब ये न्यूक्लियस, आपके पास एक न्यूक्लियस बना बच्चों, ये देखें, ये हमने पिछले केस में पढ़ा था कि ये 2 प्रोटॉन है, ये 2 न्यूट्रॉन है, इनके मिलने से जब न्यूक्लियस बनेगा ना, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगी, ऐसे ये एनर्जी बाइंडिंग। तो बाइंडिंग एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी है, याद रखना बच्चों, दिस इज़ नेगेटिव एनर्जी। ये रिलीज़ होती है, रिलीज़, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि इनका मैस कम हुआ है ना। ये मैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आंसर है ये मैस बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों जितना जितना मैस कम हुआ है उतनी उतनी एनर्जी बन जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी वो असल में क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी है, और न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में ये रिलीज़ होने वाली एनर्जी। ठीक है, अब देखो ना, न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस के बनने से एनर्जी निकल आई, इनका मैस कम हुआ, ये 4 था मैस, ये 3.8 रह गया, 0.2 मैस कम हुआ, वो एनर्जी बन गया। अच्छा, अब बाइंडिंग एनर्जी का एक और पहलू देखो, दूसरा पहलू, अगर फ़र्ज़ करो मैं ये कहता हूँ कि न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में एनर्जी कम हुई है ना, हाँ जी देखिए, ये न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ हुई है, ये 2 प्रोटॉन, ये 2 न्यूट्रॉन जब सेपरेट थे, इन्होंने मिलकर एक न्यूक्लियस बनाया, ऐसे ये न्यूक्लियस बना, इस प्रोसेस में एनर्जी निकली, ऐसे ये एनर्जी बाइंड निकली। ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, अगर कभी फ़र्ज़ करें, अगर कभी हमें इस न्यूक्लियस को दोबारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिक्स किया, इनका मैस कम हुआ, एनर्जी बन गई। कहता वो जो एनर्जी निकली है ना भाई, निकल गई है, इस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी का मैं एक और पहलू बता रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि वो एनर्जी, फ़र्ज़ करें ये एनर्जी थी, ये 120 एनर्जी निकल गई, 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल गई, सपोज़। ठीक है, अब अगली चीज़ देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि मुझे इस न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस बन चुका है, न्यूक्लियस से जब बना था ये एनर्जी रिलीज़ हो गई थी। अब अगली चीज़, मुझे इस न्यूक्लियस को तोड़ना है। जब मैं इस न्यूक्लियस को तोड़ूंगा, किस में? इस न्यूक्लियस को तोड़ना है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, इसके अज्जा में, इसके पार्ट्स में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सेपरेट करना है बच्चों। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सेपरेट करने लगेंगे तो क्या होगा? आंसर है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहेंगे कि हम इकट्ठे रह रहे थे, तो थोड़े थोड़े मैस में भी हमारा गुजारा हो रहा था, अगर हमें सेपरेट करना है तो हमारा मैस पूरा करो। इनका मैस कम था, ये इधर मैस, ये मैस कम था, ये मैस इनका ज़्यादा था। कहता अगर हम इकट्ठे रह रहे थे तो हमारा मैस कम भी था, तो गुजारा हो रहा था, खर्चा कम भी था, गुजारा हो रहा। अगर हमें सेपरेट करना है तो हमें मैस हमारा पूरा करो। और बच्चों वो मैस जो कम हुआ है न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में, उसे पूरा कैसे करना है? आंसर है वो जो मैस कम हुआ था वो एनर्जी में निकल गया था। अब क्या करोगे? अब बाहर से उतनी एनर्जी इनको दो, बाहर से एनर्जी दे दो,
वो एनर्जी मैस में कन्वर्ट होगी, जब इनका मैस पूरा होगा तो ये सेपरेट हो जाएगी। तो फिर हम कह सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है बच्चों, किसी भी न्यूक्लियस को प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको भी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में अगर 120 की एनर्जी निकली थी, तो अगर इस न्यूक्लियस को तोड़ना होगा ना, तो हमें फिर भी बाहर से 120 की एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें 120 की एनर्जी फिर भी बाहर से देनी पड़ेगी। तो बच्चों फिर हम लिख सकते हैं कि एनर्जी जो होती है ना, वो एनर्जी जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में रिलीज होती है वो भी बाइंडिंग एनर्जी है। दूसरी डेफिनेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू न्यूक्लियस, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू न्यूक्लियस टू कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को भी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। दोनों मतलब है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी की हम दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं, और वो डेफिनेशन कौन सी है, उस डेफिनेशन को भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू अ न्यूक्लियस इफ़ द न्यूक्लियस इज टू बी ब्रोकन अप इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ, हाँ अदर डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जी बच्चों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी हाँ जी, दैट मस्ट बी सप्लाइड टू अ न्यूक्लियस, मस्ट बी सप्लाइड टू अ न्यूक्लियस, क्या करने के लिए, इफ़ द न्यूक्लियस इज टू बी ब्रोकन, इफ़ द न्यूक्लियस इज टू बी ब्रोकन, हाँ जी, इफ द न्यूक्लियस इज टू ब्रोकन अप इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इनटू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कहता किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी को भी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बात समझ लगी है बच्चों, दोनों तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो भी बाइंडिंग एनर्जी है। दूसरा, कोई अगर कभी हमें ये न्यूक्लियस तो बन चुका है, एनर्जी दे चुका है, अगर ये न्यूक्लियस तोड़ना हो तो वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता क्या कहेंगे, हमारा मैस पूरा करो फिर हम टूटेंगे, लैदा होंगे। तो हमें बाहर से ना एनर्जी देनी पड़ती है। अगर मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है तो एनर्जी भी तो मैस में कन्वर्ट होती है। यही तो इक्वेशन है इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी उस न्यूक्लियस को जिसके इनका मैस पूरा होगा। वो मैस जब इनका पूरा होगा ये सेपरेट हो जाएंगे। वो एनर्जी जब जो न्यूक्लियस को दी जाती है न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, उस एनर्जी को भी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। चलें, अब आपने यहाँ तक एक इसका हिस्सा रखना है। इसका इंशाल्लाह सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे जिसमें मज़ीद आगे इसके ग्राफ को भी पढ़ेंगे और बच्चों उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसके एक आधा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़। जी बच्चों, अगर कोई चीज़ नोट करनी है तो कर लें जी।